सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। कल हमने मुगल बादशाह की सीरीज चलाई हुई है, उसमें हमने हुमायूं तक कंप्लीट कर लिया था। जैसे ही हुमायूं की डेथ होती है तो उस समय पे अकबर और बैरम खान पंजाब की तरफ गए हुए थे अभियान के ऊपर। तो वहाँ पे जब इनको पता नहीं चला कि डेथ हो गई है हुमायूं की, और जब हुमायूं की डेथ होने के बाद पूरी गद्दी खाली करवा दी गई, तो फिर गद्दी खाली होगी तो उसकी गद्दी के ऊपर बैठा अपना रेवाड़ी का शासक एमू। और रेवाड़ी के शासक एमू ने फिर आगरा के ऊपर अटैक किया, आगरा को भी हड़प लिया और तकरीबन 29 दिन तक अपनी गद्दी पर बैठा रहा। चलिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, अकबर को डिटेल में पढ़ेंगे आज। जो अकबर है इसका जन्म होगा राजस्थान के अमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 को। ठीक है। इसके बाद हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर की जो उम्र है वो 13 वर्ष थी। तो वो बेसिक सी बात है कि 13 वर्ष का लड़का क्या ही राजपाट कर पाएगा। तो इसका जो राजपाट किया होगा वो जरूर से बैरम खान ने किया हुआ है, ऐसा इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। और बैरम खान के साथ गया हुआ था पंजाब के कालानौर में जब हुमायूं की डेथ हुई उस समय पे। तो दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? एमू बैठ गया दिल्ली की गद्दी पर। एमू की फुल फॉर्म क्या है? ये हेमचंद्र विक्रमादित्य है। ये अपने जो एमू है ये पहले दिल्ली में नमक का व्यापारी था, उसके बाद ये रेवाड़ी में आया। 1501 में तकरीबन जन्म होता है इसका। बहुत बढ़िया शासक था ये। लंबी कदकाठी होने के कारण इसको जल्दी से पोस्ट मिलती गई आगे की। और फिर एक दिन सिकंदर सूरी के साथ महामंत्री बना और उसके बाद इसने देखा कि गद्दी पर कोई नहीं है। तो सिकंदर सूरी के बाद जब हुमायूं की डेथ होगी तो तुरंत गद्दी पर आकर बैठ गए। ठीक है। दिल्ली की गद्दी मिली इसको, एमू को उपाधि ली इसने विक्रमादित्य की, और ये अंतिम हिंदू सम्राट है। इसलिए महत्वपूर्ण है ये क्योंकि इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला कोई भी हिंदू शासक नहीं आया, ये लास्ट था बस। एमू ने फिर आगरा को ढप लिया। अब पता चला बैरम खान को, जब एमू ने आगरा को ढप लिया तो बैरम खान के पास संदेश पहुंचा कि एमू नाम का व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया है। तो वहां से बैरम खान लेके चले अकबर को और वहीं पे अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया कि अकबर को राजा बनाया गया है, अगला मुगल बादशाह अकबर को बनाया गया है। फिर फिर 29 दिन दिल्ली की गद्दी पर बैठा रहा एमू। और जब फिर बैरम खान को पंजाब से जब बैरम खान को पता चला तो बैरम खान पंजाब से निकला, उस साइड से पंजाब से निकला, एमू इस साइड आगरा से निकला। दोनों जाकर मिले पानीपत नाम की जगह के ऊपर। अब पानीपत का दूसरा युद्ध होगा। एमू एकदम स्ट्रॉन्ग था, ऐसे हारने वाला नहीं था एमू, वो तो गलती से हार गया बस। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर वर्सेस एमू। अच्छा, अकबर तो 13 वर्ष का इस समय भी, तो क्या युद्ध करेगा अकबर? अकबर को तकरीबन 12 मील दूर रखा गया था, मतलब तकरीबन 16 किलोमीटर दूर रखा गया था युद्ध से। 12 माइल, ठीक है। 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, तकरीबन 16 किलोमीटर दूर रखा गया युद्ध से। तो युद्ध किसने लड़ा? बैरम खान ने। और एमू के साथ ऐसे धोखा हुआ कि हाथी के ओहदे में बैठा हुआ था एमू। तो जैसे युद्ध के अंदर से तीर आया एमू की आंख में, बाई आंख में लगा और एमू वहीं पे हाथी के ओहदे में गिर गया। वो पूरा जो बैठने का रहता है उसको ओहदा कहते हैं। पूरी सेना में हड़कंप मच गया कि एमू मारा गया, एमू मारा गया। अब राजा मारा गया तो फिर सैनिक भी भाग के निकल गए सारे। इसके बाद 1556 से 1560 एमू को मार दिया गया। फिर यहीं पे एमू को पकड़ा गया और अकबर के सामने ले जाया गया। और अकबर ने एमू को मारा नहीं तो बैरम खान ने इसकी गर्दन को धड़ से उड़ा दिया। और यहीं से फिर पूरा अकबर का शासन चालू हो जाता है 1556 से 1605 तक। इसके बाद फिर 1556 से जब 1560 तक गद्दी पर बैरम खान संभालेगा, क्योंकि अकबर की तो उम्र बहुत छोटी है और उनकी दाई माँ को इतना नॉलेज है नहीं कि पूरी भारत की गद्दी को संभाल पाए। 1560 में अब बैरम खान क्या करेगा? बैरम खान का एक बेटा था रहीम खान, तो रहीम खान को गद्दी पर बैठाना चाहेगा, पर अकबर को पता चल जाएगी ये बात। फिर अकबर के साथ युद्ध करेगा, तिलवाड़ा का युद्ध, और अकबर जीत जाएगा, बैरम खान हार जाएगा इसमें। अब अकबर क्या करेगा? अकबर इसको, बैरम खान को ये मारेगा नहीं, इसको जिंदा छोड़ देगा और भेज देगा, जा तो मक्का मदीना चला जा, वहां पे दर्शन करके आ जो तूने पाप किया है। अब बैरम खान का जो बेटा था अब्दुल रहीम खान, इसको अपना नवरत्न बना लेता है ताकि ये बड़ा होगी अटैक न करे अकबर के ऊपर, बड़ा होगी विद्रोही न बने। ठीक है। अब 1560 से लेके 62 तक ये जो बैरम खान था ये तो चला गया 1560 में। अब 60 से 62 तक जो निर्णय लेने की जो पावर आई वो दाई माँ के पास से ली गई। तो इसलिए 1560 से लेकर 62 तक के काल को मुगल काल में पेटीकोट काल या प्रदा शासन भी कहा जाता है। ठीक है।
इसके आगे कंटिन्यू करते हैं अभी। इसके बाद देखते हैं हम अकबर ने और क्या क्या किया। ठीक है, अकबर ने अपना प्रथम सफल आक्रमण किया, जो प्रथम सफल आक्रमण और स्वतंत्र आक्रमण जो अकबर ने खुद किया था, न कि सैनिकों से करवाया था जैसे बंदा सिंह बहादुर से करवाता था। लेकिन अकबर ने 1561 में प्रथम आक्रमण बाज बहादुर मालवा पर तथा राजस्थान के राजा बारमल पर किया, और इन दोनों को अपने अधीन लेके एक रणनीति अपनाता था अकबर। पहले किसी शत्रु को हराओ, फिर उससे रिश्ता बनाओ, और फिर उससे कर वसूल करो, ऐसी रणनीति अपनाता था अकबर। तो फिर इनको हराया, फिर इनको अपने अधीन ले गए, इनको वहीं पे राजा नियुक्त कर दिया, वहीं का राजा रहने दिया, पर टैक्स लेता रहा टाइम टू टाइम। और रिश्तेदारी में कैसे बदला, राजा बारमल की एक पुत्री थी अरखाबाई, जिसको पिजोदाबाई भी कहते हैं, उससे इसने विवाह रचवा लिया। 1561 में इसका विवाह राजा बारमल की पुत्री अरखाबाई, जो इतिहास में मरियम उज जमाली के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको पिजोदाबाई कहते हैं। इसको अकबर जोधाबाई क्यों कहता है, क्योंकि जोधाबाई का जो बचपन है ना, अपना बचपन बीता था पूरा पूरा राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जोधपुर है वहां पे। ठीक है, इसके बाद 1562 में दाइमा का शासन खत्म हो गया और निर्णय लेने की अब क्षमता अकबर के अंदर आ गई। तो जो 1562 में जो पेटीकोट शासन था और जो प्रदा शासन था, पूरा पूरा अकबर ये मुगल साम्राज्य का खत्म हो गया। और 1562 में जो दाइमा का शासन खत्म हो गया था, निर्णय लेने की क्षमता आ गई अब अकबर के पास, और जो इनका पेटीकोट शासन था, प्रदा शासन था, पूरा पूरा खत्म हो गया। अब 1562 में अकबर ने दास प्रथा को रोक लगाया। दास प्रथा मतलब गुलाम, जैसे तो पूरा एक तो गुलाम वंश चला, पूरा गुलाम 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 गुलाम, किसी को व्यक्ति को हायर कर लिया जाता था, पूरी जिंदगी भर गुलाम रहता था। ये प्रथा खत्म करवा दी अकबर ने 1562 में, बढ़िया काम करवाया ये। 1563 में इन्हें सती प्रथा पर रोक लगा दी। वैसे तो सती प्रथा पर स्टार्टिंग से ही रोक लगती आ रही है, पर संपूर्ण तरीके से खत्म नहीं हो पाई। संपूर्ण तरीके से सती प्रथा को रोक लगाया 1829 में विलियम बेंटिक ने। 1829 पे सती प्रथा पर संपूर्ण तरीके से रोक लगाया 1829 में विलियम बेंटिक ने। इसके बाद आगे देखते हैं, 1564 में इसने जजिया और तीर्थ कर समाप्त कर दिया। जजिया कर मतलब ऐसा रहता था गैर मुसलमानों के ऊपर लगाए जाने वाला कर। अब गैर मुसलमान कौन है, इन मुसलमानों को छोड़ के और जितनी भी कम्युनिटी धर्म बच गए सारे गैर मुसलमान हैं। या तो तुम लोग धर्म कबूल कर लो या फिर अपना जजिया कर लगवा लो। तो जजिया कर का ये मतलब था गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर। और तीर्थ कर मतलब कहीं पे घूमने जाना है मंदिरों में मस्जिदों में तो टैक्स लगता था। ये सब कर खत्म करवा दिए गए अकबर के द्वारा। ये फिर जनता ने खुश होकर इसको उपाधि दी अकबर की, और अब इसका नाम पड़ गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पूरा नाम ये हो गया अब इसका। 1569 में इसके बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम था सलीम। 1569 में इसके बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम इसने अपने गुरु सलीम चिश्ती के नाम पे रखा, और बेटे का नाम भी इसने सलीम ही रख दिया। इसके गुरु का बहुत बढ़िया शिष्य था ये। 1569 में इसके बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम अपने गुरु के नाम पर रखा गया, जिसका नाम सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती इसके गुरु का नाम रहता है, और इसके बेटे का नाम रखा इसने सलीम, जो आगे जाके जहांगीर बनेगा। इसके बाद 1572 में इसने अकबर का गुजरात अभियान शुरू हुआ, और अकबर ने यहाँ पे सबसे पहली बार समुद्र को देखा तथा पुर्तगालियों से मुलाकात की। अब पुर्तगालियों से मुलाकात करके व्यापार चालू करेगा ये, क्योंकि पुर्तगाल नेवी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब शिपों के अंदर आते हैं, जहाजों के अंदर ऐसे जहाज लेके आएंगे। पुर्तगाली ही इंडिया में जहाज लेके आए थे। अब 1573 में इसने जब खुश होके आया, समुद्र देख के आया, तो इसने आते ही बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, जो भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है, जो फतेहपुर सीकरी के अंदर है, भारत का सबसे बड़ा दरवाजा। और इसकी राजधानी रहती थी आगरा, और आगरा राजधानी को स्थानांतरित करके इसने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनवाया। अब फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनवाया तो वहां पे कुछ महत्वपूर्ण काम करेगा, कुछ इमारतें बनवाएगा। इबाद खान बनवाया इसने पंचमहल, मरियम महल और सलीम चिश्ती का मकबरा अपने गुरु के नाम के ऊपर। ठीक है, इसके बाद 1576 में इसने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा महाराणा प्रताप के खिलाफ। महाराणा प्रताप की यहाँ पे हार हो जाती है और अकबर की जीत हो जाती है। अकबर का साथ मानसिंह ने दिया था, जो महत्वपूर्ण है, जो इसीलिए पेपर में
1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जो अकबर वशिज महाराणा प्रताप के बीच में होता है, जिसमें अकबर की जीत हो जाती है और महाराणा प्रताप की हार हो जाती है। ये महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध था एक, जिसके बाद संपूर्ण तरीके से जो मुगल प्रशासन है भारत में लागू हो पाया, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। जैसे इन दो राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, बाज बहादुर ने और राजा भारमल ने, ऐसे ये जो लोग अधीनता स्वीकार कर लेते थे उनको तो कुछ नहीं करते थे, उनके ऊपर टैक्स लगाते थे, और जो अधीनता स्वीकार नहीं करते थे उनके खिलाफ युद्ध लड़ते थे। कुछ समय के बाद फिर महाराणा प्रताप की डेथ हो जाती है। 1577 में इसका एक दोस्त था रामदास, जो सिखों का चौथा गुरु है, इसको इसने 500 बीघा जमीन दान में दे दी और वहां पे एक शहर बसाया रामदासपुर नाम से, और जो आगे चलकर अमृतसर नाम से बना। 1577 में इसने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन भेंट में दे दी, क्योंकि इसका बढ़िया दोस्त है ये रामदासपुर, सिखों का चौथा गुरु है ये। और फिर आगे चल के इसने एक शहर बसाया रामदासपुर नाम से, और जो अब वर्तमान का अपना अमृतसर शहर बसा हुआ है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं अब। इसके बाद आगे देखते हैं अकबर ने और क्या क्या किया। ठीक है, अकबर ने मनसबदारी प्रथा चालू करवाई, टैक्स वसूलने के लिए अंग्रेजों के साथ मिल गए, इतने अंग्रेजों से ये प्रथा कॉपी करी थी। मुगलों में पहला ऐसा शासक था जिसने मनसबदारी प्रथा चालू करवाई। इसके बाद आगे कंटिन्यू रहेगी। 1582 में अकबर ने एक निर्णय लिया कि धर्म को कन्वर्ट करने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं अपनाई जाए, बल्कि लोगों को कहा जाए कि आप दीन इलाही धर्म को अपनाओ, और संडे के दिन या किसी भी दिन आओ और मेरा सिजदा पाई वोश करो और धर्म को अपना लो। अब ये सिजदा पाई वोश क्या है? सिजदा का मतलब है सिर झुकाओ, दरबार में आओ, सिर झुका के और मेरे पैर चूमो, पैर चूम के फिर ये धर्म अपना लिया जाएगा, जिसको कहेंगे सिजदा पाई वोश करके धर्म अपनाया गया है। और फिर तुम्हारे ऊपर ये जजिया करिए, जितना टैक्स है ये सब नहीं लगेंगे तुम्हारे ऊपर, कभी नहीं लगेंगे जीवन में, और दीन इलाही धर्म एक बढ़िया धर्म है, ऐसा कहा अकबर ने। ठीक है, एकमात्र हिंदू जिसने ये धर्म अपनाया उसका नाम था बीरबल, या महेशदास भी कहेंगे इसको। इसका एक अन्य नाम महेशदास था, क्योंकि हिंदू था ये, और बाद में इसने धर्म अपना लिया तो ये मुसलमान हो गया। इसके बाद अकबर ने एक काम करवाया 2000 इसके बाद अकबर ने प्रयागराज जो स्थान था उसको 1582 में नाम बदल के इलाहाबाद करवा दिया गया, और अपने योगी आदित्यनाथ ने क्या करवाया, इसको इलाहाबाद का नाम वापस से प्रयागराज करवाया 2019 के अंदर। ठीक है, अभी पता चल गया कैसे इलाहाबाद से पहले प्रयागराज से इलाहाबाद हुआ, फिर इलाहाबाद से वापस प्रयागराज हुआ। ये इलाही जितने भी नाम है ना ये मुस्लिम धर्म से आए हैं, जो दीन इलाही हो गए जैसे, ऐसे इसने फिर योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम रखवा दिया प्रयागराज। अकबर के शासनकाल को साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने दो भाषाओं के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण काम किया था, एक तो हिंदी के ऊपर और एक फारसी भाषा के ऊपर। अकबर स्वयं अनपढ़ था, लेकिन भाषाओं का वर्चस्व इसने स्थापित रखा और अनेक सारे काम करवाए भाषा के अंदर। इसको चित्रकला का स्वर्णिम अकबर ने चित्रकला का संरक्षण करवाया, मतलब चित्रकला को बचा के रखा, खत्म नहीं होने दिया। चित्रकला मतलब पेंटिंग, सबसे बढ़िया पेंटर था इसमें जहांगीर या सलीम कहेंगे जिसको, और सबसे पहला चित्रकला था हुमायूं। सबसे बढ़िया चित्रकला ये दो व्यक्ति करते थे मुगल काल में, और कोई नहीं करता था। सलीम ने इलाहाबाद पर कब्जा करके, ये जो जहांगीर था अपने पिता के खिलाफ चलता रहता था, इसने इलाहाबाद पर कब्जा किया और खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, मतलब अकबर से अलग। इसके बाद इसने 1602 में अकबर के नवरत्न था ना जो अबुल फजल, इसको भी मरवा दिया। जैसे ही इसको मरवाया तो अकबर को पता चला कि मेरे बेटे ने मेरे नवरत्न को मरवा दिया है, तो उसने अनाउंसमेंट कर दी अकबर ने, जैसे मेरी डेथ हो जाएगी उसके बाद मेरे बेटे को, इसको सलीम को गद्दी नहीं दी जाएगी, बल्कि इसका बड़ा बेटा खुसरो खान, उसको गद्दी दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद 1605 में अकबर बीमार हो गया, और जब बीमार हो गया तो इसने माफी मांग ली सलीम ने कि पिताजी ऐसे गलती होगी मेरे से, ऐसे करके इसने माफी मांग ली। 1605 में जब अकबर बीमार हो गया तो इसने सलीम ने आके माफी मांग ली। मान सिंह के कहने पर अकबर ने इसको माफ कर दिया और राजगद्दी देने का वादा कर दिया। 1599 में अकबर के शासनकाल में अंग्रेजों का आगमन हुआ। 1599 में अंग्रेज भारत के अंदर आ गए थे, जिसमें प्रथम अंग्रेज था रोल्फ फिंच, जो पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
प्रत्येक बार पेपर में देखने को मिलता है, प्रत्येक एक बढ़िया लेवल के पेपर में, कि प्रथम अंग्रेज जो भारत के अंदर आया और कब आया, अंग्रेजों के साथ इसमें अकबर के शासनकाल में 1599 के अंदर। ठीक है, जो 1498 में जो वास्को डी गामा आया था ना, ये पुर्तगाल से था, तो ये अंग्रेज नहीं था, ये पुर्तगाली था। जो अंग्रेज आया उसका नाम है रोल्फ फिंच। और जब तुम पेपर में जाओगे ना, क्वेश्चन देखते ही तुमको पहले यही लगेगा वास्को डी गामा, वास्को डी गामा पहले ऑप्शन पे रखा पाएगा, जबकि इसका राइट आंसर क्या है, रोल्फ फिंच। उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन होती थी, एलिजाबेथ टेलर प्रथम। और उस समय 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1605 को अकबर की अतिसर रोग यानी दस्त लगने से मृत्यु होगी और अकबर की डेथ होगी। अकबर की डेथ होने के बाद अब राजा कौन बना, जहांगीर। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अभी जहांगीर ने क्या क्या काम करवाया भारत के अंदर और कैसे इसने लूटपाट मचाई। अब अकबर का जो मकबरा है वो आगरा सिकंदराबाद नामक स्थान पर बनाया गया, और इसकी जो जीवनी है आईने अकबरी और अकबरनामा। जीवनी मतलब इसकी आत्मकथा, पूरी पूरी स्टोरी इसकी, इसने क्या क्या काम करवाए, उसी से हमको ये सारी जानकारी देखने को मिलती है। और ये सिर्फ इम्पोर्टेंट जानकारी है जो पेपर के लिए काम की है। इसकी जीवनी है आईने अकबरी और अकबरनामा, जिसको दोनों को लिखा अबुल फजल ने। ठीक है, ये अकबर के नवरत्न होते थे। नवरत्न मतलब जैसे रावण के ये कहा जाता है जैसे 10 सर होते थे, 10 सर मतलब 10 दिमाग। एक तो खुद का दिमाग हो गया, एक 9 व्यक्तियों को हायर करके रखता था वो, और 9 व्यक्तियों को हायर करके रखेगा, जितना दिमाग आएगा ना तो उसको दशानंद कहते हैं। तो ऐसे करके अकबर के भी दशानंद थे। इसे नवरत्न रखे थे इसने। पहला नवरत्न अपनी बीरबल, फिर तानसेन, फिर मानसिंह। यही जो नवरत्न है अपनी अपनी फील्ड में अलग अलग महारथी होते थे ये। इसके बाद टोडरमल, अब्दुल रहीम, ये अब्दुल रहीम है बेरम खान का बेटा। इसके बाद अबुल फजल, इसके बाद एक फैजी, इसके बाद हकीम अनुमा, और फिर फकीर अजीउद्दीन। ये सब अकबर के नवरत्न होते थे। इसी के साथ ही अकबर वाला टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो अब तक, तो हिस्ट्री की वीडियो देख रहे हो, तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप वीडियो को कहाँ से वॉच आउट कर रहे हो और आपको कौन सा टॉपिक बढ़िया पसंद आता है। अगर आपको और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना मेरे को, उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आएंगे। अभी एक बार ये हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है फिर स्टैटिक जीके चालू करेंगे और रीजनिंग भी चालू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।